सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल अनुराग कॉन्सेप्चुअल्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा था शिफ्टिंग एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, जिसके अंदर हमने शिफ्टिंग, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस को बड़े अच्छे से समझ लिया था। इसके दो कॉन्सेप्ट्स थे, द वन इज द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड द सेकंड इज द मॉडर्न अप्रोच या मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम सेलिगमैन की थ्योरी पढ़ेंगे कि इन्होंने शिफ्टिंग एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन के बारे में क्या बताया। In the process of taxing, Seligman distinguishes three conceptions. इन्होंने तीन चीजें बताई। सबसे पहला, a tax may be imposed on some person, it may be transferred by him to the second person, or it may be ultimately borne by this second person, or is transferred to whom it is finally assumed. इनका कहना है कि एक जो टैक्स है वो किसी पर्सन पे इम्पोज किया जा सकता है, जिस पर्सन पे इम्पोज किया है वो सेकेंड पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है, सेकेंड पर्सन चाहे तो खुद टैक्स पे कर सकता है या किसी और आगे पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है। इनने तीन चीजें बताई, ठीक है। पहले तो टैक्स इंपोज होगा, फिर टैक्स शिफ्ट होगा, फिर टैक्स का पेमेंट होगा, चाहे वो सेकेंड पर्सन करे या उसके आगे वाला करे। इन्होंने तीन कॉन्सेप्शन अपने बता दिए। It follows from the above that the person who bears the burden of tax in the last instance need not necessarily be the person who originally pays the tax. इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर, तो कस्टमर ने यहाँ पे लास्ट इंस्टेंस में टैक्स पे करा, बट कस्टमर इज नॉट द फर्स्ट पर्सन हु इनिशियली पेज द टैक्स। क्लियर है? तो ये बात यही लिखिए, इट फॉलोज फ्रॉम द अबव दैट द पर्सन हु बियर्स द टैक्स बर्डन इन द लास्ट इंस्टेंस नीड नेसेसरली नॉट बी द पर्सन हु ओरिजिनली पेज द टैक्स। यहाँ पे बात आई शिफ्टिंग की। शिफ्टिंग इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ टैक्स while its impact lies on the person who pays at the first instance, and incidence of tax is the settlement of the tax burden on the ultimate taxpayer. ये तीनों बातें हम पढ़ चुके हैं। यहां से ये शिफ्टिंग हो रही थी, सबसे पहले जिस पे लगाया गया इट इज द इम्पैक्ट, और लास्ट में जिसने पे करा इट इज द इंसिडेंस। यही बातें यहाँ पे रिपीट की हैं उन्होंने अपनी थ्योरी में। Thus, shifting is a process through which a taxpayer escapes the burden of the tax. शिफ्टिंग से क्या हुआ, टैक्स पेयर ने जो उसका टैक्स बर्डन था वो शिफ्ट कर दिया, वो उससे बच गया, दैट ही एस्केप्स फ्रॉम द टैक्स। नाउ Seligman points out that there are other methods of escape also and these should not be confused with the shifting. ठीक है, अब हम सीखेंगे कुछ तरीके जिससे टैक्स से एस्केप करा जा सकता है। अब जब आप एस्केप करते हो तो हो सकता है कि आपके एस्केप की वजह से गवर्नमेंट को रेवेन्यू हो या गवर्नमेंट को रेवेन्यू ना हो। मींस अगर हमने जो चेन समझी थी मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर वाली, तो मैन्युफैक्चरर ने एस्केप करा, होलसेलर ने एस्केप करा, रिटेलर ने एस्केप करा, बट फिर भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू हुई क्योंकि अल्टीमेट कंज्यूमर पे कर रहा था। तो यहाँ पे एस्केपिंग ऑफ टैक्स तो हुआ लेकिन गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी हुई। ऑन द अदर एंड कुछ चीजें हम अगर इलेजिटिमेट कर देते हैं, लाइक स्मगल कर देते हैं या किसी भी और तरीके की ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं होती, तो हम यहां पर भी टैक्स से एस्केप कर रहे हैं, बट इन दिस केस द गवर्नमेंट इज गेटिंग नो रेवेन्यू। ठीक है, ही फर्स्ट डिस्टिंग्विशेस अ मेथड ऑफ एस्केप इन विच द गवर्नमेंट इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम द वन इन विच द गवर्नमेंट डज नॉट गेट एनी टैक्स रेवेन्यू। डिप्राइव्ड का मतलब होता है जब भी आपको कोई चीज नहीं मिलती है, ठीक है, जब भी आप किसी चीज से वंचित रह जाते हो उसको हम डिप्राइव्ड बोलते हैं। शुद्ध मीनिंग इसकी वंचित है। तो सेलिगमैन ने दो मेथड बताए हैं, दो मेथड के बीच में डिस्टिंग्विश किया है। सबसे पहले तो एस्केप का मेथड है जिसमें गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिलती है, लेकिन ना गवर्नमेंट इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ टैक्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू से वंचित नहीं रहती है, मतलब उसको मिल जाती है। सीधा लिख देते हैं इन विच द गवर्नमेंट गेट्स रेवेन्यू एंड द सेकंड इन विच द गवर्नमेंट डज नॉट गेट एनी रेवेन्यू। अगर आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो दैट सेलिगमैन डिस्टिंग्विशेस अ मेथड इन विच द गवर्नमेंट गेट्स द टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम द वन इन विच द गवर्नमेंट डज नॉट गेट एनी टैक्स रेवेन्यू। और क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्डिंग में लिखा था तो इसीलिए मैंने वही यूज किया और एक्सप्लेन आपको कर दिया है अच्छे से। ठीक है, आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो। नाउ अब हम तरीके देखेंगे सारे कि इन्होंने क्या क्या बताया है। सबसे पहले एस्केप फ्रॉम द टैक्स जिसमें रेवेन्यू होती है गवर्नमेंट को। इसमें के अंदर दो चीजें हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया, ठीक है,
हेडिंग याद मत करो, ट्रांसफॉर्मेशन याद कर लो, चलेगा। थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आएगा ट्रांसफॉर्मेशन। थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज में आएंगी दो चीजें, पहला शिफ्टिंग एंड द सेकंड इज द कैपिटलाइजेशन। अब अगर शिफ्टिंग है तो शिफ्टिंग आप आगे कर सकते हो, पीछे कर सकते हो, ठीक है, बैकवर्ड शिफ्टिंग एंड फॉरवर्ड शिफ्टिंग, क्लियर। अब बात करते हैं जिसमें गवर्नमेंट को कोई भी रेवेन्यू नहीं होती है। लेजिटिमेट सोर्स हो सकता है, इलेजिटिमेट सोर्स हो सकता है। लेजिटिमेट इंटेंशनल अनइंटेंशनल दोनों हो सकते हैं। लेजिटिमेट का मतलब होता है जो वैलिड हो, जो कानून मान सकता है। इलेजिटिमेट के अंदर स्मगलिंग और टैक्स डॉजिंग आता है और फिर डिटेरियोरेशन आता है। अब एक ही करके सबको समझते हैं। शिफ्टिंग हम पढ़ चुके हैं। शिफ्टिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच द टैक्स इज शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यही चीज हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड शिफ्टिंग और बैकवर्ड शिफ्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। आ जाओ भाई अपना एग्जाम्पल देखो। यहां पे मैन्युफैक्चरर ने टैक्स शिफ्ट करा आगे वाले चेन की तरफ, दिस इज द फॉरवर्ड शिफ्टिंग। अब मैन्युफैक्चरर ने जो सामान बनाया उसके लिए उसने कहीं ना कहीं फैक्टर ओनर्स से फैक्टर सर्विसेज ली होंगी। यही होगा ना कि मैन्युफैक्चरर ने फैक्टर ओनर से, फैक्टर ओनर कौन कौन से होते हैं, लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इन चारों फैक्टर ओनर से उसने फैक्टर सर्विसेज ली होंगी, तो उसको पैसा दिया होगा। अब अगर मैन्युफैक्चरर आगे शिफ्ट कर रहा है अपना टैक्स बर्डन, दिस इज द फॉरवर्ड शिफ्टिंग। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर ने पैसे कम दिए हैं इन फैक्टर ओनर्स को, तो अगर पैसे कम देगा तो कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी तो टैक्स कम देना पड़ेगा। ओके, तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड शिफ्टिंग, ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज। नाउ पढ़ लेते हैं इनमें क्या लिखा है। फॉरवर्ड शिफ्टिंग, फॉरवर्ड शिफ्टिंग implies the transfer of the tax burden from the producer to the consumers in the form of higher prices of the commodity. Backward shifting में when the imposition of the tax caused a reduction in the prices paid to the factor owner, backward shifting implies या backward shifting results, ठीक है। यहां पे शिफ्टिंग जब भी होगी तब दोनों में प्राइस मैटर करेगा। अगर आपको फॉरवर्ड भी जाना है तो हायर प्राइस चार्ज करना पड़ेगा, बैकवर्ड जाना है तो पीछे की तरफ कम पैसे देने पड़ेंगे। सो इट शुड बी नोटेड दैट द प्राइस सर्व्स एज द व्हीकल थ्रू विच द टैक्स इज शिफ्टेड। अगर प्राइस नहीं होगा तो टैक्स को शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कैपिटलाइजेशन और अमोर्टाइजेशन। Capitalization or amortization of tax involves the cutting down of the purchase price of an object by discounting all the taxes that the purchaser may be called upon to pay in future. देखो इसको बड़े अच्छे से समझना। ये जो एग्जाम्पल मैं देने वाला हूँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसको अच्छे से समझेंगे। इसको साइड में रख देते हैं। अच्छा, कैपिटलाइजेशन और अमोर्टाइजेशन का मतलब पता है आपको क्या होता है? जब भी हम कोई चीज थोड़ी थोड़ी पे करते हैं और उसको हम एक साथ पे कर देते हैं, दिस इज नोन एज द कैपिटलाइजेशन इन सिंपल लैंग्वेज। आपको मान लो हर महीने 100 रुपए देने हैं किसी को और ये काम आपको 12 महीने के लिए करना है, तो एक तो तरीका है कि आप 100 रुपए हर महीने देते रहो या एक बार में 1200 रुपए दे दो। दिस इज द कैपिटलाइजेशन इन सिंपल लैंग्वेज। समझो भैया एग्जाम्पल में कहां गया भाई, ये रहा। सपोज अ पीस ऑफ लैंड यील्ड्स एन एनुअल इनकम ऑफ 5000 रुपीज, ठीक है। एक हमारे पास पीस ऑफ लैंड थी जिससे हमें एनुअल इनकम हो रही है कितनी, 5000 रुपए की। अगर इससे हम कैपिटल वैल्यू या फिर प्राइस ऑफ दिस लैंड निकालते हैं एट द 5% इंटरेस्ट, तो ये कितना होगा? देखो कैसे करते हैं। 5000 रुपए हमें साल के मिल रहे हैं। इसकी अगर हम मुझे एनुअल वैल्यू निकालनी है विद द रेट ऑफ 5%, इसको हम डिवाइड कर देंगे 5% से, 1 लाख रुपए आ गया। यानी 1 लाख रुपए का 5% निकालोगे ना तो 5000 जाएगा। उल्टा करा हमने, हमारे पास एनुअल इनकम थी 5000 की, इंटरेस्ट बता दिया उन्होंने 5% के अकॉर्डिंग कैपिटलाइज कर दो, तो कितना हो गया? 1 लाख रुपए। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, कैपिटल वैल्यू मिल गई हमें 1 लाख रुपए की। एज्यूम नाउ एन एनुअल लैंड टैक्स इज ऑफ 1000 रुपीज ऑन इट। ओके, 5000 रुपए हमें मिल रहे थे, 5000 रुपए हमें मिल रहे थे, जिसमें से 1000 रुपए का एनुअल टैक्स है। तो हमें नेट यील्ड कितनी होगी उस लैंड से? 4000 रुपए। और अब इसको 5% से कैपिटलाइज करो तो ये आ रहा है 80,000 रुपए। अब समझो, पहले हमारे पास 5000 की एनुअल इनकम थी, उसको हमने 5% से कैपिटलाइज करा तो बन रहे थे 1 लाख। फिर हमारे पास 4000 की नेट यील्ड बची, जिसको हम अगर 5% से कैपिटलाइज कर रहे हैं तो बन रहा है कितना? 20,000, सॉरी, तो बन रहा है कितना? 80,000।
इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 20,000 का। 20,000 इज द डिफरेंस। तो 20,000 इज व्हाट? टैक्स। टैक्स कितना जा रहा था? देखो 1,000 रुपए टैक्स दे रहे थे, इसको भी कैपिटलाइज कर लो जरा, 20,000 आया। मतलब कि जो भी हमारा टाइम पीरियड होगा उस टाइम पीरियड के दौरान हमें कितना टोटल टैक्स देना पड़ेगा? 20,000। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, वाइल इट्स कैपिटल वैल्यू इज 80,000, ये हमने 4,000 के अकॉर्डिंग निकाला, द बायर ऑफ दिस लैंड पेज ओनली 80,000 एंड डिडक्ट्स 20,000 ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स, दस द टैक्स इज अमोर्टाइज और डिस्काउंटेड थ्रू द डेप्रिसिएशन। तो इस तरीके से टैक्स को यहां पर अमोर्टाइज कर दिया गया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो दिस इज द नोन एज कैपिटलाइजेशन प्रोसेस और अमोर्टाइजेशन प्रोसेस। ये प्रोसेस जो है वो बहुत मतलब इनफ्रीक्वेंट है, ये बहुत ही कम होता है। शिफ्टिंग सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि शिफ्टिंग आसान है भाई, प्राइस से लेने देना, यहाँ पे कौन कैपिटलाइज करते फिरेगा। आप अगर वैल्यू को कैपिटलाइज कर रहे हो विद द 5%, तो 5 से क्यों कर रहे हो? 10 से कर लो, 12 से कर लो, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। इसीलिए कैपिटलाइजेशन या अमोर्टाइजेशन प्रोसेस बहुत कम यूज होता है। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन। अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि प्राइस बढ़े टैक्स की वजह से, तो फिर जो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड है वो कम हो सकती है। नाउ द प्रोड्यूसर विल फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन को अच्छा करो जिससे कॉस्ट कम आए। कॉस्ट कम आएगी तो मार्केट में प्राइस ज्यादा नहीं जाएगा, जिसकी वजह से मेरे प्रोडक्ट की डिमांड उतनी रहेगी या उससे बढ़ सकती है। ओके, इफ द प्रोड्यूसर fears that the tax induced price rise will cause a substantial decline in the demand for his product, he may decide to follow a different course of escape. He may improve the process of production and produce the goods at the lower cost. This is called transformation of taxation. इसकी वजह से जो लॉस ड्यू टू टैक्स हो सकता था उसको पॉसिबल गेन में ट्रांसफर किया जा सकता है। नाउ शिफ्टिंग इज द मोस्ट कॉमन, जो हमने पहले ऊपर पढ़ा था, शिफ्टिंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ये सबसे ज्यादा कॉमन है। कैपिटलाइजेशन इज समवॉट लेस यूजुअल एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज रेदर इनफ्रीक्वेंट। ओके, तो यहां पे हमने पढ़ा था, यहां पे हमारा टॉपिक था ये एस्केप फ्रॉम टैक्स इन विच द गवर्नमेंट गेट रेवेन्यू थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। शिफ्टिंग दोनों तरीके की पढ़ ली, कैपिटलाइजेशन पढ़ लिया, एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हमने ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ लिया। नाउ अब हमें पढ़ना है कुछ ऐसे एस्केप के रूट जहां पे गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं होती है, और एक तरीका सही है, दूसरा तरीका गलत है, इनको भी पढ़ते हैं। सो इन केस ऑफ एवेशन द टैक्स पेयर एस्केप्स द टैक्स एंड द गवर्नमेंट लूजेस द रेवेन्यू। तो अब हम उस केस के बारे में पढ़ेंगे जहां पे टैक्स पेयर एस्केप तो करता है, एस्केप के साथ साथ गवर्नमेंट को कुछ भी रेवेन्यू भी नहीं होती है। इन द इवेंट ऑफ इलेजिटिमेट इवेशन, जो कि गलत है, द टैक्स पेयर फेल्स टू कंफर्म टू द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। जो भी लॉ के प्रावधान है, जो भी लॉ की कंडीशंस हैं, वो टैक्स पेयर फॉलो नहीं करता, और स्मगलिंग का यूज करते हुए, टैक्स डॉजिंग का यूज करते हुए, ऐसे कई सारे तरीके यूज करते हुए वो ये रूट फॉलो करता है और टैक्स को एस्केप कर जाता है, टैक्स से एस्केप कर जाता है, ठीक है, थ्रू इलेजिटिमेट सोर्स। नाउ लेजिटिमेट एवेशन। Legitimate evasion occurs in accordance with the law, as for instance by refraining from the consumption. अब देखो लेजिटिमेट जो कि सही है, गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा टैक्स कहां से मिलता है? एल्कोहल से, ठीक, मान के चलो, जैसे समझो अभी, अब उस पर पीछे मत पड़ जाना कि सर एल्कोहल से नहीं किसी और से मिलता है। सुनो, समझो बात को। तो मान लो गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा टैक्स एल्कोहल से मिलता है, और गवर्नमेंट को लगता है कि एल्कोहल ह्यूमन कंजप्शन के लिए बेकार है, फिर भी सरकार दुकानें खोले है, लेकिन गवर्नमेंट को लगता है कि सरकार शराब लोगों के लिए अच्छी नहीं है, तो वो क्या करेंगे, उस पर टैक्स बढ़ा देंगे। टैक्स बढ़ाने की वजह से क्या होगा, जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते या जो लोग कभी कभार ड्रिंक करते थे, वो सोचेंगे अरे रहने देते हैं। तो इससे गवर्नमेंट ने रिफ्रेन करा दिया कि भाई तुम कंज्यूम नहीं करोगे। अगर वो कंज्यूम नहीं करेंगे तो उसके थ्रू जो टैक्स रेवेन्यू हो सकती थी गवर्नमेंट को, वो अब नहीं होगी। ये सोर्स कैसा है, ये तरीका कैसा है, लेजिटिमेट है। अब आ जाती है इंटेंशन की बारी। अगर टैक्स लेजिस्लेशन चाहता है कि आप टैक्स मत दो, दिस इज लेजिटिमेट बट इंटेंशनल। गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि टैक्स ना दो? क्योंकि ये पब्लिक वेलफेयर में करे जाते हैं।
जैसे अल्कोहल कंजप्शन फॉर ह्यूमंस के लिए रोकना, सिगरेट का कंजप्शन रोकना, या ऐसी हार्मफुल एक्टिविटी जो भी हो सकती हैं उनका कंजप्शन कम करना या रोकना, इसके लिए गवर्नमेंट इन तरीके का यूज करती है। तो ये हो गया बाई रिफ्रेनिंग फ्रॉम द कंजप्शन। इफ द इंटेंशन ऑफ द टैक्स लेजिस्लेशन दैट द टैक्स नॉट टू बी पेड, it is intentional, though it is intentional but legitimate. If on the other hand consumption is curtailed against the wish of the legislation, escape is unintentional though legitimate. गवर्नमेंट कह रही है कि खाओ, गवर्नमेंट कह रही है कि ये कंज्यूम करो, हम कह रहे हैं हम नहीं करेंगे, क्या कर लोगे? तो अगर आप नहीं करोगे कंज्यूम उस चीज को, तो उससे होने वाली जो टैक्स रेवेन्यू हो सकती थी गवर्नमेंट को वो नहीं होगी। तो यहां पर आप एस्केप कर गए। गवर्नमेंट चाह रही है कि करो, बट गवर्नमेंट के लिए अनइंटेंशनल हो गया। गवर्नमेंट ने चाहा नहीं था कि आप कर्टेल कर दो कंजप्शन को। कर्टेल का मतलब होता है कम करना, तो आप कंजप्शन को कम कर दो। गवर्नमेंट ये चाह नहीं रही थी। इट इज अनइंटेंशनल बट लेजिटिमेट। आर यू क्लियर विद दिस? ओके, तो भाई सेलिंग मैन को प्रणाम करते हैं और एक बार इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। वीडियो बहुत लेंथी हो गई यार, चलो कोई नहीं, सहलो थोड़ा सा। एस्केप फ्रॉम द टैक्स दो तरीके हैं, जिसमें एक तो रेवेन्यू होगा गवर्नमेंट को, रेवेन्यू नहीं होगा। अगर रेवेन्यू हो रहा है तो फिर थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज में शिफ्टिंग हो सकती है या कैपिटलाइजेशन हो सकता है। शिफ्टिंग इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड। शिफ्टिंग फॉरवर्ड हो सकती है, बैकवर्ड हो सकती है, और थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया जाता है। शिफ्टिंग के अंदर प्राइस मैटर करता है। अगर हम आगे भेज रहे हैं तो फॉरवर्ड, पीछे भेज रहे हैं तो बैकवर्ड। पीछे मतलब फैक्टर ओनर्स हम कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम अपना प्रोडक्शन प्रोसेस को अच्छा करते हैं जिससे कि कॉस्ट कम आए। कॉस्ट कम आएगी तो हम लोग ज्यादा बेच पाएंगे। तो जो लॉस हो रहा था टैक्स की वजह से, उसको हमने पॉसिबल गेन में कन्वर्ट कर दिया। नो रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट दो तरीके हैं, एक लेजिटिमेट, एक इलेजिटिमेट। लेजिटिमेट इंटेंशनल, अनइंटेंशनल दोनों हो सकते हैं। इलेजिटिमेट के अंदर स्मगलिंग, टैक्स डॉजिंग, डिटोरिएशन एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आती हैं। एंड इसी के साथ हमारा जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है ये पूरा होता है। इसके बाद कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बातें और है, लाइक लेडी हिक्स ऑन इंसिडेंस, डेवलपमेंट ऑफ इंसिडेंस थ्योरी 1950s। ये बेकार से टॉपिक है तो मैं सोच रहा हूं कि इसे ना करूं। सेलिगमैन इंपॉर्टेंट थे, मशग्रेव का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें इतना ही है। तो हम मशग्रेव का कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे इसके बाद, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म करते हैं। इसके बाद हमारा आएगा अगला चैप्टर, कौन सा है भाई? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टैक्स। ओके, इसके बाद हमारा नया चैप्टर आएगा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टैक्स। एक वीडियो और बची है मशग्रेव वाली, वो जरूर पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम ये चैप्टर खत्म कर सकते हैं। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, एंड गाइज इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।